Hello everyone, this is CA Tejal Kataria and today we are going to start with second lecture of CS Executive with the subject Securities Law and Capital Market. लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन के साथ खत्म किया था whether the stock market is gambling or not. आज हम लेक्चर की शुरुआत उसी क्वेश्चन के आंसर के साथ करने वाले हैं कि गैम्बलिंग है स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी है या नहीं है. देखो सट्टेबाजी या गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है that there is some probability that either you will win or lose. This is not the only criteria but most probably either you will win or you will lose. जैसे कि तुम घोड़े पे पैसा लगा रहे हो तो वो घोड़े को भी नहीं पता वो जीतने वाला है या हारने वाला है, बट फिर भी पैसे लगाए जाते हैं एंड या तो तुम जीतोगे सारा पैसा या तो डूब जाएगा. करेक्ट है. तो वैसे ही बिजनेस में भी पैसा लगाना, वो तो हॉर्स राइडिंग तो हमें पता है कि गैम्बलिंग है. अब बिजनेस में भी पैसा लगाया जाता है. बिजनेस में जो पैसा लगाया है या तो वो उससे तुम प्रॉफिट अर्न करोगे या तो तुम लॉस में जाने वाले हो, या फिर तुम कहीं पे भी पैसा लगाओ. क्या हम सबको ही जहां जहां पे भी तुम पैसा लगाते हो क्या हम सबको गैम्बलिंग बोल दे इसकी वजह से? देखो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद भी ऐसा होता है ईदर यू विल विन और यू विल लूज, बट दैट डजंट मीन कि इन्वेस्टिंग इज गैम्बलिंग. हम इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग नहीं बोल सकते. करेक्ट है. तो यहां पे जहां पे तुम पूरे पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हो, ट्रेंड्स देखते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, या जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क एपेटाइट है खुद का, पहले वो चेक कर लेते हो. एक्सपीरियंस जो है, मार्केट ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजों का स्टडी करने के बाद कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, जब हम वो स्टडी करने के बाद जब पैसा लगा रहे हैं तो दैट डजंट मीन दैट ये सारी चीजें गैम्बलिंग है. ठीक है. दिस इज नथिंग बट द इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट का एक जरिया है. ये एक जो मिथ है कि गैम्बलिंग है, ये सारी सट्टेबाजी है, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना, तो ये सारा क्या है? मिथ है. मिथ यानी कि रॉन्ग एजम्पशंस है. तो सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल देना कि ये एक मिथ है कि ये गैम्बलिंग की बात करते हैं जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं. दूसरी चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, क्या क्या स्टार्ट किया था, बस एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर सिलेबस. ठीक है. तो जो हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने देखा था एक फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल मार्केट 5 पार्ट्स थे. फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स एंड लास्ट वाज द फाइनेंशियल सर्विसेज. ये 5 पार्ट्स थे जिसमें से हमने फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके बारे में समझा था. सबसे पहले तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, जिसके पास सरप्लस फंड्स है एंड जिसके पास जहां पे डेफिसिट फंड है, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है दैट इज नथिंग बट व्हाट, फाइनेंशियल सिस्टम. करेक्ट. तो ये फाइनेंशियल सिस्टम देखा था. फिर फाइनेंशियल सिस्टम के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स देखे थे, अदर मार्केट्स एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस. कैपिटल मार्केट का मतलब क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? कैपिटल मार्केट यानी कि जहां पे तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो मनी मार्केट की बात होती है. मनी मार्केट मतलब क्या, जहां पे तुम 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हो वो होगा तुम्हारा मनी मार्केट, एंड अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो होगा तुम्हारा कैपिटल मार्केट. लिक्विडिटी कहां हाई होगा, जहां पे मनी मार्केट है. क्यों? क्योंकि वहां पे 1 ही साल के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो लिक्विडिटी हाई कहां होगा? मनी मार्केट में. एंड रिस्क कहां हाई होगा तुम्हारा, जहां पे तुम कैपिटल मार्केट में. क्यों? क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म पैसा लगा रहे हो. बट लॉन्ग टर्म पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट कहां ज्यादा होगा? कैपिटल मार्केट में. एंड मनी मार्केट में प्रॉफिट थोड़ा, इन्वेस्टमेंट जो तुम्हारा जो रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट. ठीक है. तो ये डिफरेंशिएशन हमने देखा था. उसके बाद हमने फोकस किया था कैपिटल मार्केट पे, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक था हमारा अदर मार्केट्स एंड दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा सिक्योरिटीज मार्केट. अदर्स जैसे कि करेंसी, कमोडिटी, करेक्ट, रियल एस्टेट मार्केट. एंड सिक्योरिटीज मार्केट जो था उस पर हमने पूरा फोकस हमें करना है. क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट. तो सिक्योरिटी मार्केट अगेन डिवाइडेड इनटू, मैंने 2 पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया. एक था प्राइमरी मार्केट जहां पे कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करता है, एंड दूसरा था सेकेंडरी मार्केट जहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डीलिंग होते रहते हैं. तो यहां तक हमने देखा था. एंड लास्ट में मैंने बताया था कि 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, BSE एंड NSE, जो रिकॉग्नाइज्ड है, एंड अदर्स करके एक कैटेगरी था जिसमें अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं. रिकॉग्नाइज्ड में BSE NSE छोड़ के और भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट वो सारे कुछ कमोडिटी को लिस्ट करने के लिए, जैसे BSE NSE पे शेयर्स लिस्ट होते हैं वैसे ही कमोडिटी भी लिस्ट होते हैं. तो कमोडिटीज लिस्ट करने के लिए अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. अभी के लिए BSE और NSE ये 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के, इतना याद रखना है. ठीक है.
अब इतना सब कुछ होने के बाद जो हमने छोड़ा था स्टॉक मार्केट को लेके, मतलब जो लास्ट जो क्वेश्चन से पहले का जो पार्ट था वो था हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस दो होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम बहुत डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि जब 1980s का जो दौर था वहीं से जो है स्टॉक मार्केट फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ था। एंड इवन एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसीज थे वो तो वो इतने ज्यादा स्ट्रांगली उसने इम्पैक्ट किया इंडिया पे, जिससे और भी ज्यादा स्टॉक मार्केट ग्रूम हुआ। एंड उसकी वजह से बहुत सारे स्कैम्स भी हुए, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारेख स्कैम हो गया, सत्यम स्कैम। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स भी हुए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो है वो जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, बट बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और आज तो कोरोना के बाद तो स्टॉक मार्केट तो और भी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट को लेके समझो कि स्टॉक मार्केट की जब बात होती है तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे एक सिस्टम है। तो अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम के लिए कोई ना कोई रेगुलेशंस तो होने चाहिए, है ना। रेगुलेशंस होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, करेक्ट है, रेगुलेटर्स भी होने चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट हमने देखा, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन कौन होते हैं। रेगुलेटर्स, सबसे पहले तो जरूरत क्या है रेगुलेटर्स की? देखो, जब लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो रेगुलेटर्स किस लिए चाहिए तुम्हें? रेगुलेटर्स मतलब कौन? रेगुलेटर्स मतलब ऐसे लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को। क्या करते हैं? रेगुलेटर्स आर नथिंग बट समबडी हु आर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होते हैं रेगुलेटर्स। कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जरूरत क्या है जब हमारे पास रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज है? तो सबसे पहले तो समझो कि कंपनीज एक्ट आया था 1956, अब कंपनीज एक्ट आया है तुम्हारा 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 के बाद भी फिर भी इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे कंपनीज एक्ट में। तो इज इट बिकॉज ऑफ बैड ड्राफ्टिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि जो इतने चेंजेस होते हैं, या फिर सिचुएशन से इतने डायनामिक होते हैं कि कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं? क्या है रीजन? क्या है इतने सारे चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि देखो मेरा तो ऐसा मानना है कि लॉ इज बेसिकली ऑल अबाउट दी मास्टरमाइंड्स और जीनियस बिहाइंड दीज ये जो कांड होते रहते हैं या ये जो स्कैम्स होते रहते हैं, इनके पीछे के जो मास्टरमाइंड्स होते हैं ना, वो लूप होल्स ढूंढते हैं, ग्रे एरियाज ढूंढते हैं और इसका बेनिफिट खुद के लिए करके लेते हैं। ये ग्रुप ग्रे एरियाज या लूप होल्स ढूंढ के अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं और इसी के लिए लॉज बनाए जाते हैं। तो रेगुलेटर्स एग्जैक्टली नीड्स जो होते हैं, दीज रेगुलेटर्स नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू हुम? रिस्पॉन्ड टू टू पीपल। एक तो लॉ ब्रेकर्स एंड दूसरे होते हैं लॉ मेकर्स। दोनों के बीच में जो है वो आते हैं रेगुलेटर्स। इन्होंने लॉ तो बना दिया, इन्होंने रूल्स ब्रेक किए हैं। अब रेगुलेटर्स का काम है, दे नीड टू रिस्पॉन्ड बाय मेकिंग सम रेगुलेशंस। यहाँ पे लॉ बन गए लेकिन रेगुलेटर्स बनाएंगे रेगुलेशंस एंड दे विल एक्ट एज दे विल ट्राई टू मैनेज दीज टू ग्रुप्स, करेक्ट। तो रेगुलेटर्स होंगे। अब रेगुलेटर्स कौन कौन से होंगे? अब हर सिस्टम के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबीआई इज अ रेगुलेटर, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए तुम लोगों ने सोचा होगा, इमीडिएटली सबने दिमाग में लाया होगा सेबी। तो सेबी से पहले कुछ रेगुलेटर्स थे, जैसे कि सबसे पहला जो रेगुलेटर था वो था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ये एक रेगुलेटर था जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था। ये सारे रेगुलेटर्स में से सबसे पहला रेगुलेटर है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, यानी कि कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट के अंडर इन्हें एज अथॉरिटी दी गई थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके, बट इन्हें बाद में रिपील कर दिया गया एंड इसकी जगह आया था सेबी। तो सेबी जो है वो ये इसे रिप्लेस करके आया हुआ है। किसे? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रिप्लेस करके आया था सेबी। तो सबसे बड़ा जो रेगुलेटर है इंडिया में वो है स्टॉक मार्केट के लिए, कौन सा? सेबी। उसके क्या अकेला सेबी रेगुलेट करता है? इसके साथ साथ आरबीआई भी है, इसके साथ साथ और भी रेगुलेटर्स है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक इकोनॉमिक अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कैपिटल मार्केट का डिवीजन होता है। जो डिवीजन पूरा कैपिटल मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं, इरेगुलरिटीज होती है, उन सारी चीजों को क्या करने की कोशिश करता है? फोकस करता है एंड
रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करता है, उसके साथ साथ IRDA ये भी करता है। IRDA इज नथिंग बट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटर है। कैसे है वो हम देखने वाले हैं, बट डिटेल में रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कशन होगा। अभी सिर्फ मैं ऊपर के ऊपर तुम्हें बता रही हूं कि इंडिया में कौन से रेगुलेटर्स है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं। एक है सेबी, दूसरा है RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDA एंड लास्ट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी एक अथॉरिटी है, रेगुलेटर है जो कंट्रोल करता है। तो ये 5 लोग जो है वो मेन कंट्रोलर है पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। अब ये जो स्टॉक मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं वो कैसे करते हैं, वो करते हैं रेगुलेशंस लेके आते हैं एंड फिर करते हैं। अब लॉज है, रूल्स है, तो फिर रेगुलेशंस की क्या जरूरत है। देखा होगा तुमने कि हमने क्या देखा था कि हमें 3 ही एक्ट्स है बट रेगुलेशंस कितने सारे थे। पहले ही लेक्चर में हमने देखा रेगुलेशंस कितने सारे थे। तो रेगुलेशंस बनाता कौन है, रेगुलेशंस बनाता है ये रेगुलेटर्स। और ये रेगुलेशंस बनाने की जरूरत क्या है, फिर अगर लॉज है तो रेगुलेशंस की क्या जरूरत है वो समझो। रेगुलेशंस भी जरूरी होते हैं, क्यों, क्योंकि एक्ट अगर चेंज करना है ना तो बहुत लंबा प्रोसेस है। रेगुलेशंस चेंज करना इज क्वाइट इजियर। और ये रेगुलेशंस क्यों लेके आते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी जगह नॉन एडहेरेंस होता है। नॉन एडहेरेंस टू व्हाट, नॉन एडहेरेंस, नॉन कंप्लायंस। नॉन एडहेरेंस एंड नॉन कंप्लायंस, देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान देना। नॉन कंप्लायंस यानी कि क्या, जो एक अनइंटेंशनल एक्ट है। मतलब क्या कि जैसे सपोज तुम ड्राइव कर रहे हो, 2 व्हीलर बाइक राइड कर रहे हो एंड तुम्हें पता है कि यहां से लेफ्ट लेना अलाउड नहीं है, राइट लेना, लेफ्ट लेना, व्हाटएवर, लेफ्ट लेना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ेगा, तुम क्या करते हो, शॉर्टकट मारने के लिए लेफ्ट ले लेते हो। आगे बाजू इधर देखने का मामू है नहीं है, नहीं है, लेफ्ट ले करते हो। ऐसे करेक्ट है, सबने, बहुत लोगों ने किया होगा। लेफ्ट लेना, राइट लेना भले ही अलाउड नहीं है। तो ये क्या है, तुमको पता है कि अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी तुमने वो चीज की, तो उसे बोलेंगे नॉन कंप्लायंस। एंड अगर तुम्हें पता ही नहीं था कि लेफ्ट लेना, राइट लेना अलाउड नहीं है, या सपोज कोई ऐसा होता है, कोई मतलब जैसे कि पुणे में भी होता है कभी कभी, कोई रास्तों पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं होते, सिर्फ 4 व्हीलर्स वहां से जा सकते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए अलग से रास्ते बनाए, तो वहां से 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। अब ये बात तुम्हें पता नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने 2 व्हीलर तुम लेके गए वहां से, तो अब वहां पे तुम पकड़े जाओगे, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन एडहेरेंस। व्हाई, बिकॉज इट इज अननोइंग एक्ट, मतलब तुम्हें पता नहीं था। तुम्हें अगर पता है फिर भी तुम ब्रेक कर रहे हो चीजें, तो नॉन कंप्लायंस। अगर तुम्हें अननोइंगली तुमने कुछ रूल्स को ब्रेक किया है तो वो होता है नॉन एडहेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला कि नॉन एडहेरेंस होता है, नॉन कंप्लायंसेस होते हैं रूल्स रेगुलेशंस के। इसीलिए सबसे पहले तो रेगुलेशंस बनाने हैं एंड रेगुलेटर्स की भी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर अगर जब तक कोई बैठता नहीं है तब तक तुम्हें कोई जब तक कंट्रोल करने वाला नहीं है तब तक जरूरी नहीं कि हर कोई रूल्स फॉलो करेगा, हर कोई लॉज को फॉलो करेगा, रेगुलेशंस फॉलो करेगा। इसीलिए रेगुलेटर्स होते हैं एंड इसीलिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। सबसे पहला उसमें क्या देखा हमने, नॉन एडहेरेंस एंड नॉन कंप्लायंस। दूसरा होता है प्राइस रिजिंग। प्राइस रिजिंग ये एक वर्ड समझ लेना, बहुत बार यूज करने वाले हम, प्राइस रिजिंग। प्राइस रिजिंग ये क्या है, प्राइस रिजिंग एक इलीगल एक्ट है। इलीगल एक्ट क्यों, क्योंकि कंपटीशन एक्ट ने इसे बैन किया हुआ है। मतलब ये इलीगल इसीलिए है बिकॉज जो ऑपरेटर्स होते हैं दे कैन ईदर इन्फ्लेट और डिफ्लेट द प्राइसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा, इन्फ्लेट और डिफ्लेट द प्राइसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया के जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन टॉप 4 जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स है सपोज इंडिया के, वो सब लोग अगर साथ में आ जाते हैं एंड अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, रादर देन कंपीटिंग विथ ईच अदर, लेट्स डू इट दिस वे कि हम एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, हम चारों के चारों वही प्राइस पे हम सेल करेंगे और हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से ज्यादा पैसे लेते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट, कंपीटिंग विथ ईच अदर। क्योंकि कंज्यूमर के पास अगर ऑप्शन ही नहीं है इन चारों को छोड़ के कोई और, तो क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को उतना प्राइस पे करना ही पड़ेगा विदाउट एनी ऑप्शन। इसीलिए ये एक इलीगल एक्ट है। तो ये प्राइस रिचिंग, जो इन्फ्लेट या फिर डिफ्लेट प्राइस करना, ये जो होता है ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखो स्टॉक मार्केट में तो दोनों चीजें होंगी, क्या, एक तो इन्फ्लेट होगा सबसे पहले। अब इन्फ्लेट क्यों करोगे, तुम सोचो, बीइंग अ ऑपरेटर, व्हाई विल यू इन्फ्लेट द प्राइस इन द फ्यूचर।
क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या करना है, फ्यूचर में जाके सेल करना है। फ्यूचर में तुम्हें अगर सेल करना है तो तुम चाहोगे कि कल जाके प्राइस इंक्रीज हो, करेक्ट है। अब इन्फ्लेट करना है, प्राइस कल जाके बढ़ाना है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो एक स्ट्रेटेजी जो है वो स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया जाता है, वो होता है पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा होता है कि एक प्राइस पे जो होते हैं ऑपरेटर्स बाय करते हैं, एंड बाय करने के बाद पूरा पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट में, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव न्यूज सुन के इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट शेयर। जैसे ही लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे, डिमांड, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई है नहीं तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा, एक सर्टेन टारगेट प्राइस ये लोग डिसाइड करेंगे, ये ऑपरेटर्स जिन्होंने बाय किए हैं शेयर्स, एंड फिर उसके बाद जैसे ही वो टारगेट प्राइस तक सेट हो गए, वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स को सेल कर देंगे, एंड फिर जो प्राइस आएगा वो वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, और ये बीच का जो होगा वो होगा प्रॉफिट जो अर्न करेंगे ये ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करो जितना हो सकता है, जैसे ही टारगेट प्राइस पे पहुंच जाओगे सेल कर देना, एंड उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा तुम आ जाओगे नीचे और प्राइस आ जाएगा नीचे। अब तुमने तो बाय कर लिया, तुम्हारा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम जब बाय कर रहे थे तब प्राइस इतना था, और जब आज की बात करती हूं मैं तो प्राइस नीचे आ गया है, लेकिन जो ऑपरेटर्स है उनका तो फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से एक तो प्रॉफिट अर्न करेंगे, दूसरा अब यहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया गया। कुछ लोग होंगे जो डिफ्लेट करना चाहेंगे। डिफ्लेट क्यों करेंगे कुछ ऑपरेटर्स? क्योंकि डिफ्लेट करना यानी कि क्या, दे वॉन्ट टू बाय इन द फ्यूचर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं एक स्ट्रेटेजी जिसका नाम है शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट मतलब क्या? सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, शेयर को शॉर्ट करेंगे। मतलब क्या, शेयर्स को शॉर्ट करना यानी कि सेल करना। ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में कि तुम पहले शेयर्स को सेल कर सकते हो, इवन दो यू डोंट हैव शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आई कैन सेल दो शेयर्स, और एंड उसके बाद जब मार्केट बंद होने वाला होगा उस टाइम पे अपने आप या तो मैं बाय कर लूंगी, या तो सिस्टम अपने आप मेरे अकाउंट में वो शेयर्स को बाय कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो शॉर्ट किया जाता है, एंड शॉर्ट होने के बाद, शॉर्ट किया तुमने ये प्राइस पे सपोज, तो शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, सपोज 9:30 AM है जब मैंने शॉर्ट किया, इनके मैंने सेल कर दिए शेयर्स, एंड प्राइस था 1000, ठीक है। अब प्राइस था 1000 जब मैंने शॉर्ट किया है 9:30 AM पे, फिर क्या करूं, क्या होता है, निगेटिव न्यूज स्प्रेड करना सब स्टार्ट कर देते हैं, एंड लोग क्या करते हैं, लोग अपने जो शेयर्स है वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है, कोई भी कमोडिटी का सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ये तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट ऑलरेडी तुमने कर दिया है, और लोगों निगेटिव न्यूज की वजह से क्या होने वाला है, लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सेल करना स्टार्ट करेंगे, टारगेट प्राइस वापस से आएगा। मतलब तुमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। अगेन क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा सप्लाई होने की वजह से प्राइस कम होगा, और एक टारगेट प्राइस पे सेट हो जाओगे तुम। उस टारगेट प्राइस पे तुम बाय करोगे, और जो बचा हुआ होगा वो होगा तुम्हारा प्रॉफिट। ये जो होगा, सपोज मान लो 3:30 PM है जब मार्केट क्लोज हो रहा है, और तब जो है प्राइस 300 है, तो ये जो बचा हुआ जो होगा 700, दिस इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर प्रॉफिट। ये जो होगा ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, या तो डिफ्लेट करेंगे या तो इन्फ्लेट करते हैं। डोंट राइट इट डाउन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ। तो ये क्या है, ये है प्राइस रिजिंग। ये एक इलीगल एक्ट है जहां पे इन्फ्लेट या फिर डिफ्लेट किया जाता है प्राइस को। इसके लिए भी रेगुलेटर्स होते हैं। अब रेगुलेटर्स के पास ये रेगुलेटर्स को भी ये प्रूफ करना, इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी कि ये तुमने किया है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सारे सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, बट रेगुलेटर्स नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स, ठीक है। उसके साथ साथ आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये वर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत बार हम सुनने वाले हैं, और ये भी यूपीएसआई यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या कहा मैंने, अनपब्लिश्ड
प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत बार हम सीखेंगे, इस पे बहुत सारा एक प्रॉपर चैप्टर है जो बाद में आएगा। बट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या, ये नाम में ही सब कुछ है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड है, मतलब लोगों को नहीं पता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में, बट वो प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव है मतलब क्या, कि अगर वो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है तो लोगों के सेंटिमेंट्स अफेक्ट होने वाले हैं एंड प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के, या मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, ये जो इंटरनल न्यूज होती है ये बाहर वालों को नहीं पता। और लेकिन ये जो इनसाइडर न्यूज होती है ये जिसको भी पता है, उसने अगर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न किया तो उसे भी रेगुलेटर्स जो है वो कंट्रोल करने के लिए ट्राई करेंगे, उस पर भी रेगुलेशंस लेके आएंगे। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है इस पे ध्यान रखने का काम भी रेगुलेटर्स को करना पड़ता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से और भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि डिलीवरीज डिले हो जाते हैं या रियल टाइम सारी चीजें चलती है, लेकिन फिर भी बहुत बार सिस्टम्स की वजह से दिक्कतें होती हैं। तो ये क्या होता है, इन सारे रीजंस की वजह से, ये जितने भी है स्क्रीन पे इस वक्त, ये सारे रीजंस की वजह से क्या होता है, रेगुलेटर्स को एज अ रेगुलेटर काम करना पड़ता है रेगुलेशंस लाके, बिकॉज द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इज इन्वॉल्व इन दिस। मतलब लोग जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, तो उन लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए रेगुलेटर्स जरूरी होते हैं। तो अब तुम क्या करना, अब तुम ये एक एंड उसके बाद में ये चीज, ये दोनों भी चीजें तुम्हें लिखनी है एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। I guess screen is visible now.
यस, ओके। तो यहां तक हमने देखा, हमने क्या क्या चीजें देखी है, हमने जो देखे हैं, हमने क्या क्या चीजें देखी, देखो हमने फाइनेंशियल मार्केट देख लिया, हमने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स देख लिए, हर एक रेगुलेटर बाद में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ हमने देखा है कि जो रेगुलेटर्स जो 5 है वो कौन है, उसमें भी ज्यादा हमें लोगों को फोकस सेबी पे ही करना है। ये थोड़े थोड़े बाकी के बचे हुए थोड़े थोड़े से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जब हमारा फाउंडेशन थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अभी हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे किसके साथ, हम शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। हमने फाइनेंशियल मार्केट खत्म किया है, फाइनेंशियल रेगुलेटर खत्म किया है, अब हम जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पास। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब, देखो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ये जो ट्रेडिंग होता है सिक्योरिटीज मार्केट में, तो सिक्योरिटीज मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती है उनके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें सीखना है जो कि सबसे इजी है, और वो है इक्विटी, जो बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, सुना होगा, है ना, बहुत बार सुना होगा। तो इक्विटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जीरो से, फाउंडेशन से हमें शुरुआत करनी है। तो ऐसे ही मैं अज्यूम करूंगी कि तुम्हें इक्विटी के बारे में एज इफ कुछ भी नहीं पता, एंड आई विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली थोड़ा बहुत कि इक्विटी क्या 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 होता है और किस तरीके से कौन से कंडीशंस होते हैं जो इक्विटी में आते हैं। तो इक्विटी शेयर्स मतलब, देखो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर्स जो है वो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होते हैं कि जैसे सपोज ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, नाम दे देते हैं हम XYZ लिमिटेड। ये कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब इस कंपनी के जो मालिक है वो कौन है, वो है A, B, C, D एंड E। ये 5 लोगों ने मिलके क्या किया है, इन 5 लोगों ने मिलके जो है वो कंपनी फॉर्म की है, एंड इन सब ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि 10 करोड़ के शेयर्स जो है इस कंपनी के हैं, जिसमें इन्होंने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि 2 करोड़ ईच। ठीक है, यानी कि क्या, इन शॉर्ट सबके पास जो है, हर एक इंडिविजुअल के पास 20% का ओनरशिप राइट है। क्या है, हर एक के पास फ्रैक्शनल ओनरशिप है, मतलब 100% में से हर एक के पास कितना है, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, ऐसा करके ये 10 करोड़ जो है, ये 10 करोड़ की कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब ये जो 20% ओनरशिप है, ओनरशिप आई है, यानी कि क्या, ओनरशिप जैसे मिल गई तो ओनरशिप के साथ तुम्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहला तो ओनरशिप आया, यानी कि तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा तो कंफर्म हो गया, चाहे जो हो जाए, ओनरशिप आया है यानी कि क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा कंफर्म होने वाला है। तुम इस कंपनी के 20% अगर ओनर हो तो तुम्हें प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, मे बी एज अ डिविडेंड मिल सकता है, मे बी एज अ बोनस शेयर्स मिल सकता है, मे बी एज अ क्या बोल सकते हैं तुम, सरप्लस जो होता है लिक्विडेशन के टाइम पे उसके थ्रू मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, बट तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। व्हाई, बिकॉज यू आर द ओनर। अगर सपोज मान लो कि इसने इसके सपोज 2 करोड़ की जगह सिर्फ 1 करोड़ के शेयर्स होते थे, तो 10% का ओनरशिप होता था। जितने परसेंटेज तुम होल्ड कर रहे हो, जितने तुम शेयर्स होल्ड कर रहे हो, उसका अकॉर्डिंगली तुम्हारा परसेंटेज डिसाइड होगा, यानी कि तुम क्या है, तुम वहां पे ओनर हो उस कंपनी के। रिलायंस में अगर मेरे 2 करोड़ के शेयर्स है तो मैं रिलायंस के ओनरशिप में, मेरे पास रिलायंस की ओनरशिप है, ऐसा अज्यूम किया, ऐसा माना जाएगा, अज्यूम नहीं, ये तो माना ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स होंगे 2 करोड़ के, अज्यूम कि 2 करोड़ है, तो जो कि है नहीं, बट अज्यूम करो। तो यहां पे ये क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्विटी में हिस्सा, यानी कि तुम्हारे पास ओनरशिप है। अब ओनरशिप आई है, प्रॉफिट में भी हिस्सा मिला है, तो तुम्हारे पास बिजनेस रिस्क भी होंगे। बिना रिस्क का कोई भी बिजनेस नहीं चलता, तुम्हारे पास क्या होंगे, बिजनेस रिस्क भी होंगे, एंड तुम्हारे पास राइट्स भी होंगे। तुम्हारे पास क्या होगा, बिजनेस रिस्क भी होंगे एंड तुम्हारे पास राइट्स भी होंगे। अब ये जो राइट्स है, ये राइट्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्यों, क्योंकि राइट्स जो है कंपनीज एक्ट 2013 ने अलग राइट्स दिए हुए हैं, एंड सेबी ने एक रेगुलेशन निकाला था, LODR रेगुलेशन 2015, इसमें जो है वो तुम्हें अलग राइट्स दिए हुए हैं।
तो ये दोनों भी राइट्स जो है वो तुम्हें पूछ सकते हैं। तो ये दोनों राइट्स जानना तुम्हें जरूरी कि एग्जैक्टली बीइंग अ इक्विटी शेयर होल्डर तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कंपनीज एक्ट के राइट्स के साथ, ठीक है। कंपनीज एक्ट में क्या क्या राइट्स है। सबसे पहला देखो, तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो राइट आएगा, राइट टू सब्सक्राइब शेयर्स। सब्सक्राइब शेयर्स, कौन से शेयर्स? प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव इज नथिंग बट व्हाट यू कैन कॉल इट एज राइट शेयर्स। राइट इशू के बारे में बात करते हैं। राइट इशू मतलब, राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले घर वालों से पैसे मांगोगे और फिर तुम बाहर वालों से पैसे मांगोगे। सेम यहां पे क्या होता है, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड्स, एडिशनल फंड्स चाहिए, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ऑफर दिया जाएगा कि तुम्हें ये शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद अगर उन्होंने मना किया और अगर कंपनी को पैसे चाहिए तब कंपनी आउटसाइडर के पास जाती है। तो यहां पे सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू सब्सक्राइब द शेयर्स, प्रीएम्प्टिव राइट्स जो बोलते हैं। राइट इशू जो कि आएगा तुम्हारे सेक्शन 62 में। इसका जो सेक्शन है वो भी एग्जाम में लिखना है, सेक्शन 62। ये याद हो जाएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ फोकस करो जो मैं लिख रही हूं उस पर, अपने आप याद हो जाएगा। जिस तरीके से मैं लिख रही हूं अपने आप याद होने वाला है, देख लेना तुम, सारी चीजें लिंक है। सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू सब्सक्राइब। दूसरा राइट आता है राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है। अब ये जो नोटिस है, ये दिख रही है तुम्हें नोटिस, ये जो नोटिस है इसका सेक्शन नंबर भी लिख देते हैं, सेक्शन नंबर 101 सेक्शन है। और ये 101 जो भी पर्पल कलर में लिख रही हूं दैट इज नथिंग बट सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 101 में नोटिस है। अब ये जो नोटिस है देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की नोटिस है। देखो यहाँ पे लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मीटिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई, मतलब मुंबई में होने वाली है ये मीटिंग 31 ऑफ मार्च को, वेडनेसडे को 2 बजे। बीइंग अ शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, मुझे भी ये नोटिस आई है तो बिकॉज आई हैव अ राइट। अब देखो राइट मेरा है, अब मुझे इस मीटिंग में जाना है या नहीं जाना ये मेरा ऑप्शन है, बट ये ऑब्लिगेशन कंपनी पे है कि कंपलसरी तुम्हें, मुझे बीइंग अ शेयर होल्डर मुझे नोटिस भेजना ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट है, कंपनी पे ऑब्लिगेशन है। ये ध्यान रखना हमेशा, कंपनी रिलायंस लिमिटेड पे क्या है, ऑब्लिगेशन है और मेरा राइट है। ये एक्सरसाइज करना नहीं करना मेरी मर्जी, राइट मेरा है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मैं जो है इस मीटिंग में जाना चाहती हूं, तो मैं क्या करूंगी, इस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस रखे जाएंगे, क्या रख रहे हैं ये लोग, रेजोल्यूशंस, प्रपोज्ड रेजोल्यूशंस रखे जाएंगे। थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, हाँ याद रहेगा फिर। रेजोल्यूशंस, जो भी रेजोल्यूशंस इज नथिंग बट कि कुछ डिसीजंस मेकिंग पॉइंट्स होंगे कि ये 4 पॉइंट्स है जिस पे डिसीजन लेना है, या ये 4 पॉइंट्स हम सोच रहे थे। बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो आके सारी चीजें बताएंगे, चेयरमैन बात करेंगे, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें होंगी। रेजोल्यूशंस के पॉइंट्स बताए जाएंगे कि कंपनी ये चीजें करने का डिसाइड कर रही है, कंपनी राइट इशू लेके आना चाहती है, कंपनी एफपीओ फर्दर मतलब आगे जाके और फर्दर इशू करना चाहती है तो एफपीओ लेके आना चाहती है, उसके साथ साथ वो बायबैक करना चाहती है, या फिर ये ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशंस कंपनी रखेंगे अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली। एंड उस रेजोल्यूशन को क्या करना है, उस रेजोल्यूशन में मेरे पास अथॉरिटी है दैट आई कैन वोट इन ऑन दोज रेजोल्यूशंस। आई कैन वोट, मतलब बीइंग अ रिलायंस शेयर होल्डर आई कैन गो इन दैट मीटिंग एंड आई कैन वोट ऑन द रेजोल्यूशन जो भी उस टाइम पे पास करना होगा उसके लिए। ईदर यस और नो वो मेरा डिसीजन होगा, बट आई कैन वोट। तो ये एक क्या होगा, पहले तो शेयर सब्सक्राइब, एडिशनल शेयर सब्सक्राइब करने की भी परमिशन होगी, राइट होगा। उसके बाद नोटिस रिसीव हो सकती है, उसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो पास, जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उस पे मैं वोट कर सकती हूँ। अगर मैं नहीं जाना चाहती तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरी जगह पे एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दूंगी और मेरी जगह पे ये प्रॉक्सी जाके वोट कर सकता है। ये राइट भी बीइंग अ शेयर होल्डर मेरे पास होगा। तो या तो मैं जाऊं
एंड वोट करूं, या फिर मेरे बिहाफ पे कौन जाएगा, प्रॉक्सी जाएगा एंड वोट करेगा, ये भी हो सकता है। ये भी एक राइट है जो शेयर होल्डर के पास होता है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें होने के बाद अगर मैं चाहती हूं तो मैं जो है एनुअल अकाउंट्स की कॉपी मांग सकती हूं। मैं क्या मांग सकती हूं, एनुअल अकाउंट्स की कॉपी। सपोज मान लो कि ये जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल अकाउंट्स है। क्या है ये, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल अकाउंट्स दिख रहा है स्क्रीन पे। ये जो है ये एनुअल अकाउंट्स है जिसकी कॉपी मैंने जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज से मांगी थी। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो एनुअल अकाउंट्स है वो भी मुझे मिलने चाहिए कंपलसरी, बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। उसके साथ साथ और भी चीजें होंगी। उसके साथ साथ मुझे जो कंपनी के स्टैट्यूटरी ड्यूज होंगे, अब स्टैट्यूटरी ड्यूज कैसे ड्रॉ करेंगे हम, स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कभी सुना ही नहीं होता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज होंगे, उनके बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे। तो बहुत सारे रजिस्टर्स हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स है तुम्हारे। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मतलब क्या होता है, देखो सेक्शन नंबर 94। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मतलब क्या कि हर कंपनी के पास ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस किस चीज के, गवर्नमेंट को टैक्स भरने के, या जो भी स्टैट्यूटरी मतलब क्या, इन शॉर्ट कि कहीं ना कहीं कंपनी लायबल है। किस किस चीज के लिए हो सकते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड पे करना बाकी है, ईएसआईसी पे करना बाकी है, या ग्रेचुटी पे नहीं किया हुआ, या फिर और कोई टैक्सेस है जो पे नहीं किए हुए। तो ये सारे स्टैट्यूटरी पेमेंट्स होते हैं, उन सब का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। तो वो सारी चीजों का इंस्पेक्शन करना, इन सारी चीजों का क्या है, इंस्पेक्शन करने की अथॉरिटी या इंस्पेक्शन करने का राइट जो है, अथॉरिटी रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, राइट जो है वो किसके पास है, वो बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी मेरे पास है। और इसके साथ साथ और एक राइट आएगा, वो होगा ईजीएम रिक्विजिशन। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्विजिशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि सेक्शन 100 सेंचुरी मार के खत्म करना है हमें, ठीक है। ये सारे राइट्स है, सेंचुरी मार के खत्म करेंगे हम। देखो क्या होता है, ईजीएम मतलब क्या एंड रिक्विजिशन मतलब क्या। ईजीएम मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब कभी कभी ऐसा है कि हम जनरल मीटिंग की जो नोटिस है वो सेंड करने जितना वेट नहीं कर सकते। जैसे कि 21 क्लियर डेज का नोटिस चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट बोलता है, लेकिन उतना हम रुक नहीं सकते। तो हमने क्या किया, एकदम इमरजेंसी के सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली। एंड रिक्विजिशन इज नथिंग बट कॉलिंग इट फॉर्मली, फॉर्मली बुलानी पड़ती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्विजिशन, ईजीएम रिक्विजिशन भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाया जा सकता है बीइंग अ मेंबर। तो ये क्या है, ये है राइट्स। किसने दिए हुए हैं, ये है कंपनीज एक्ट ने दिए हुए राइट्स। सेबी अलग राइट्स और देगा, कंपनीज एक्ट और देगा। यहां पे ध्यान रखना, तुम कंपनीज एक्ट में ये सारी चीजें डिटेल में सीखने वाले हो। यहां पे तुम कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट है तो सिर्फ ऊपर के ऊपर बस कौन से राइट्स है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली वो मैंने बताया, क्योंकि हमें इनके साथ साथ हमें सेबी के भी राइट्स देखने। तुम कंपनीज एक्ट में सेबी नहीं देखोगे, तुम क्या देखोगे, सिर्फ कंपनीज एक्ट के राइट्स देखने वाले हो। तो ये कुछ राइट्स है जो कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं, जो तुम्हें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये राइट्स हो गए और दूसरे आएंगे सेबी के राइट्स। तो एक काम करते हैं, पहले तुम ये लिख लो, उसके बाद मैं सेबी के राइट्स की तरफ जाऊंगी। जस्ट राइट इट डाउन।
डन, डन। चलो अभी हमने क्या देखा है, कंपनीज एक्ट देख लिया, अभी हमें कहा जाना है, अभी हमें देखना है सेबी के जो रेगुलेशंस है उस पे। यस, सेबी के रेगुलेशंस देखेंगे अब। कौन कौन से है सेबी के रेगुलेशंस? सबसे पहला रेगुलेशन जो सेबी का है वो है टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट? अबाउट द रूल्स, अबाउट द वोटिंग प्रोसीजर्स। वोटिंग प्रोसीजर्स मतलब क्या? मतलब देखो, तुम शेयर होल्डर हो तो सेबी ने क्या बोला, तुम अगर मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए रूल्स एंड वोटिंग प्रोसीजर्स। मतलब कि जो वोटिंग सिस्टम है कैसे होगा, शो ऑफ हैंड्स के साथ होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, तुम्हारी मीटिंग्स कैसे होने वाली है, तुम्हारे एक्चुअली फेस टू फेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, कहां से होगा, कैसे होंगे, सारी चीजें ये जो होगी ये वोटिंग प्रोसीजर्स होंगी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कंपनी की तरफ से। ये तुम्हारा राइट है। ऐसा नहीं कि तुम मेंबर हो, तुम्हारे पास 1% शेयर है तो तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और बाकी लोगों को सारी चीजें पता होंगी, ऐसे नहीं। तुम भले ही तुम्हारे पास कितने भी परसेंटेज के शेयर क्यों ना हो, तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तुम इन्फॉर्म्ड रहने चाहिए। उसके साथ साथ इन्फॉर्म्ड एंड पार्टिसिपेशन इन व्हाट? इन्फॉर्म्ड प्लस पार्टिसिपेशन इन व्हाट? पार्टिसिपेशन, ये दोनों चीजें कहां होंगी? ये दोनों चीजें होंगी जब कॉर्पोरेट फंडामेंटल डिसीजंस होंगे। कॉर्पोरेट फंडामेंटल चेंजेस होंगे। कॉर्पोरेट फंडामेंटल चेंजेस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट फंडामेंटल चेंजेस मतलब जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो लिक्विडेट करना चाहता है, या कंपनी ने ऐसे डिसाइड किया कि वो अमालगमेशन, मर्जर करना चाहता है। कोई कंपनी, दो कंपनीज एक साथ मर्जर करना चाहती है, तो मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन, ये सारे क्या है? ये सारे फंडामेंटल डिसीजंस है। तो कोई भी कॉर्पोरेट फंडामेंटल डिसीजंस अगर लेने हैं तो कंपलसरी तुम्हें भी उस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का जो है वो राइट दिया जाएगा। लिक्विडेशन हो, एक्विजिशन हो, लिक्विडेशन हो, एक्विजिशन हो, कुछ भी हो, मर्जर्स, एक्विजिशन, सारी चीजों में लिक्विडेशन। यस, तो ये सारे कॉर्पोरेट फंडामेंटल चेंजेस जो होंगे उसमें तुम्हें क्या किया जाएगा? पार्टिसिपेट करने का राइट है। उसके साथ साथ तुम और भी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन सी चीजें होंगी? वो होंगी, यस, वो होंगे की कॉर्पोरेट की गवर्नेंस डिसीजंस। की गवर्नेंस डिसीजंस, की गवर्नेंस डिसीजंस मतलब क्या? जैसे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके डिसीजंस होंगे, गवर्नेंस इज नथिंग बट व्हाट? कंट्रोल। तो जो गवर्नेंस को लेके डिसीजंस होंगे, जैसे कि उनके इलेक्शंस हो गए, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके जो मेंबर्स है वो कौन होंगे, या फिर उनके लिए जो नॉमिनेशंस किए जाते हैं वो कौन कौन से लोग नॉमिनेट होंगे, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाएंगे उन्हें क्या बोला जाता है? की गवर्नेंस डिसीजंस। उनमें भी पार्टिसिपेट करने का जो राइट होता है वो जो है वो बीइंग अ मेंबर तुम्हें मिलेगा। उसके साथ साथ तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ वोटिंग। वोटिंग इन व्हाट? वोट इन अ शेयर होल्डर्स मीटिंग। तुम्हें यहां पे देखो स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में भी लिखा है, प्लस सेबी के गाइडलाइंस में भी लिखा है कि तुम्हें क्या होगा? तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करने का राइट भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ you will get the opportunity of क्वेश्चनिंग। किसको क्वेश्चन करोगे? तुम करोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन करने की अथॉरिटी, क्वेश्चन करने का राइट जो है वो तुम्हारे पास होगा। किसको क्वेश्चन करोगे? तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करोगे। और किस पे क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें? क्वेश्चंस कर सकते हो तुम एजेंडा पे। जनरल मीटिंग का जो एजेंडा होता है, एजेंडा मतलब क्या होता है कि कि किस तरीके से एक
स्टेटमेंट टाइप्स होता है जहां पे लिखा जाएगा कि किस तरीके से कब से मीटिंग स्टार्ट होगी से लेके जब मीटिंग खत्म होने वाली है इस दौरान क्या क्या चीजें होंगी, पहले क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। जैसे कोई भी फंक्शन में जब जाते हैं तब डिसाइडेड होता है कि पहले गेस्ट आएंगे, फिर उनका स्पीच होगा, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस होता है। वैसे ये सीक्वेंस पूरा एजेंडा जो होगा मीटिंग का वो पूछने का, उस पर क्वेश्चन करने का राइट तुम्हारे पास होगा। उसके साथ साथ रेजोल्यूशन, जो भी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन होगा उस पर भी क्वेश्चन करने का जो राइट है उस पर तुम्हें दिया जाएगा बीइंग अ मेंबर। उसके साथ साथ ये क्या हो गया, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज हो गई जो तुम्हें दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन का भी राइट है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब कौन, जैसे कि सपोज देखो, सपोज 5 शेयर होल्डर्स है, अज्यूम करो अभी सिर्फ 5 शेयर होल्डर्स है, ए बी सी डी ई। अब यहां पे क्या है, ये जो बंदा है इसके पास 10% के राइट्स है, नहीं 5% रख देते हैं, 5% सिर्फ शेयर होल्डिंग है, बाकी सबके पास 95% है। अब इन चारों ने मिलकर क्या डिसाइड किया है, ये हो गया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम शेयर्स है, इसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं, ये चारों को मिला के 95 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 95% चारों के पास है। अब यहां पे इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम और एक जो है शेयर होल्डर या मेंबर को ऐड करेंगे, और ये जो मेंबर आने वाला है, ये जो मेंबर आएगा इसको क्या होगा, अब इसके पास भी शेयर होल्डिंग जाएगा। तो इस यहां पे सपोज मान लो इसने जो है इसके 2% इसको देने का इन 95% ने डिसाइड किया कि भाई कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा डिसीजन लेंगे कि ए को कुछ भी करके उसके शेयर होल्डिंग देने पड़े ताकि इसका शेयर और कम हो जाए। अब ध्यान दो यहाँ पे, इससे क्या होने वाला है, ये जो माइनॉरिटी है इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, अपने लिए प्रोटेक्ट करने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास उसका डिसीजन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास सिर्फ 5% शेयर्स है। बचे हुए लोगों के पास जो अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेके खत्म कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेजोल्यूशन पास करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, जिससे दिक्कत होगी। और इसीलिए ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है ये भी शेयर होल्डर के पास होगा। इसके साथ साथ और जितने भी राइट्स होंगे वो सारे एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी शेयर होल्डर मेंबर। एंड उसके साथ साथ और एक जो इंपॉर्टेंट राइट है कि जो ग्रीवेंसेस होते हैं, ग्रीवेंसेस यानी कि जो कंप्लेंट्स होते हैं, उन्हें भी एक एड्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का राइट भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, कुछ सेबी ने भी अपने कुछ जो है सेबी ने एलओडीआर रेगुलेशन के अंडर अपने कुछ राइट्स दिए हैं जो हर एक मेंबर को मिलेंगे। तो कंपनीज एक्ट अलग बोलता है 2013, सेबी भी एडिशनल राइट्स देता है। तो ये ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट के सिर्फ राइट्स मिलेंगे या सिर्फ सेबी के राइट्स मिलेंगे, दोनों भी राइट्स दिए जाएंगे बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेबी के राइट्स है। यू विल गेट 2 मिनट्स टू राइट इट डाउन। उसके बाद हम पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी राइट्स थे एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। तो जस्ट राइट इट डाउन।
डन? यस। तो हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते। चलो, बहुत सारी चीजें देखी हैं। इक्विटी शेयर्स देखा था। इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स इज नथिंग बट व्हाट, ओनरशिप मिलता है। ओनरशिप मिलता है और उसमें क्या होता है, ओनरशिप मिलने की वजह से ओनरशिप के साथ साथ तुम्हें बिजनेस रिस्क भी लेना पड़ेगा एंड राइट्स भी मिलेंगे। राइट्स में दो पार्ट्स थे, एक कंपनीज एक्ट, दूसरा था सेबी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली तुम्हें कुछ राइट्स थे, जैसे कि तुम शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, सेक्शन 62। उसके बाद तुम्हें और क्या था, नोटिस रिसीव कर सकते हो कोई भी मीटिंग की, सेक्शन 101। फिर नोटिस में तुम वोट कर सकते हो रेजोल्यूशन पे, जो भी रेजोल्यूशन है उस पे तुम वोट कर सकते हो, सेक्शन 47। या तो तुम खुद जाके वोट करो, अगर तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारी जगह पे कोई और किसी और को भेजो एज अ प्रॉक्सी, जैसे हम कॉलेज में करते, हमारी जगह कोई और जाके अटेंडेंस लगा के आता है, वैसे तुम प्रॉक्सी अपॉइंट करो एंड वो वोट करेगा। तो सेक्शन 105। उसके बाद तुम्हें एक एनुअल अकाउंट्स मिले दिए जाएंगे। एनुअल अकाउंट्स मतलब पूरे साल के जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे तुम्हें उसकी कॉपी दी जाएगी। उसके साथ साथ उसके बाद जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, सेक्शन 136 ऊपर हो गया। सेक्शन 94 में तुम्हें जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं उसका रजिस्टर इंस्पेक्ट करने का भी राइट दिया जाएगा एंड ईजीएम भी तुम कॉल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये कंपनीज एक्ट के जैसे रहे, कंपनीज एक्ट के हो गए एंड कुछ सेबी भी राइट्स देगा एंड वो कौन से होंगे, वो होंगे ये वाले राइट्स। ठीक है, ये सेबी के थे, वो कंपनीज एक्ट के थे। डिफरेंस क्लियर? ये क्या थे, तुम्हारे राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखना, राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या थे। अब हम देखने वाले हैं कि इक्विटी शेयर्स के राइट्स हो गए। अब इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर्स दो तरीके से होते हैं। दो तरीके के इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, एक इक्विटी शेयर होते हैं, आज दिक्कत हो रही है, ओके। सो इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं। कौन से दो होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एक क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसको हम डीवीआर बोलेंगे, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब यहां पे ध्यान देना, होता क्या है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब क्या, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट एंड डीवीआर इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब क्या, 1 शेयर 10 डीवीआर इक्वल टू 1 वोट। मतलब के यहां पे क्या होने वाला है, ये जो शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब मेरे पास अगर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स है तो मेरे पास एक शेयर के लिए एक राइट होगा, यानी कि अगर मेरे पास 500 शेयर्स है तो मेरे पास 500 वोटिंग राइट्स है। और वही अगर यहां पे मेरे पास 500 शेयर्स होंगे विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में, तो मेरे पास 500 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि मेरे पास कितने वोटिंग राइट्स होंगे, सिर्फ 50। ठीक है, तो यहां पे मुझे 50 वोटिंग राइट्स मिलेंगे, यहां पे मुझे 500 वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ये सबसे पहले तो डिफरेंस है इन दोनों का। उसके बाद यहां पे होता क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में तुमको डिविडेंड ज्यादा मिलता है और तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स नहीं होने की वजह से या वोटिंग राइट्स कम होने की वजह से तुम्हारा वो जो प्राइस होता है, जो डीवीआर का जो प्राइस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, उनके पास डिविडेंड इतना नहीं दिया जाता उन शेयर होल्डर्स को, बट उनके पास वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डीवीआर। अब मेरे जैसे जो शेयर होल्डर्स है, देखो मुझे कंपनी के बिजनेस डिसीजन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कहाँ इंटरेस्ट है, सिर्फ मेरे को कितना डिविडेंड आ रहा है या कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना उनके बिजनेस डिसीजंस को। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो डिसीजन लेना है वो ले, तो मैं क्या सोचूंगी, यार डीवीआर लूंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 डीवीआर के बदले में वोटिंग राइट्स भले ही कम मिल रहे हो, लेकिन 10 डीवीआर के बदले में 10 शेयर्स के बदले में मुझे डिविडेंड 10 शेयर्स का ही मिलेगा। मुझे डिविडेंड जो है वो 10 शेयर्स का ही मिलने वाला है, प्लस डिविडेंड भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मैं इनकम पर्सपेक्टिव से जब सोचूंगी तब ऐसा होता है कि डीवीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। अब अगर तुम्हें ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो कुछ कंडीशंस होंगी एंड डीवीआर इशू करने के कुछ कंडीशंस होगी। ऑर्डिनरी शेयर्स की तो नॉर्मल जो तुम कंपनीज एक्ट में सीख लोगे, डीवीआर के इशू करने के कंडीशंस तुम्हें यहां पे सीखने होंगे, क्योंकि ये थोड़े से
अलग है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस होंगे, सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अथोराइजेशन चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट में तुमने सीखा ही होगा, पहले स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में ही सीखोगे या तो क्या कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए अबाउट डीवीआर। दूसरा, कंपनी के पास कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कंपनी के पास कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। किस चीज का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और ये प्रॉफिट जो होगा वो 3 साल का, लास्ट 3 इयर्स का कंसिडर करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स मतलब समझो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स मतलब जो भी कंपनी की एक्यूमुलेटेड मतलब पुराने जितने भी साल है, सपोज लास्ट 5 इयर्स के सारे जितने भी रियलाइज्ड गेन्स होंगे, रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, रियलाइज्ड वर्ड यूज किया है मैंने, रियलाइज्ड जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से जितने भी रियलाइज्ड लॉसेस होंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस रियलाइज्ड होना चाहिए। ये रियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस लॉस करने के बाद जो भी बचा होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो तुम लीगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टू योर शेयर होल्डर्स। तो ये जो प्रॉफिट होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होने चाहिए, इसका कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ लास्ट 3 इयर्स। उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल देना चाहिए कि तुम डीवीआर इशू कर सकते हो। रेजोल्यूशन पास जो किया जाएगा, मीटिंग रखी जाएगी, उस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन रखा जाएगा कि डीवीआर इशू करना है, हमें कंपनी को डीवीआर इशू करना है, तो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका जो है वो अप्रूवल आना चाहिए कंपलसरी। अगर अप्रूवल कैसे, कितना, वो कंपनीज एक्ट बताएगा। यहां पे बस इतना समझना है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना जरूरी है अगर डीवीआर इशू करना है तो। इसके साथ साथ जो है डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कंपनी ने कोई भी। अब डिफॉल्ट बहुत सारी चीजों में डिफॉल्ट कंसिडर होगा। कौन कौन सी चीज है, सबसे पहले तो जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लास्ट 3 इयर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसको फाइल करने के लिए, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स, इसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंपलसरी लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और या फिर एनुअल रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल किए होने चाहिए। कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ व्हाट, रीपेमेंट ऑफ मेनी थिंग्स, रीपेमेंट ऑफ बहुत सारी चीजें, जैसे कि डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हारे रिडीम करने हैं तुम्हें, तो उसमें तुम्हारा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसमें भी तुमने डिविडेंड पे करना चाहिए, उसके बाद ही तुम डीवीआर इशू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तुमने डिविडेंड दिया ही नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं और यहां पे डीवीआर इशू कर रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ जो भी डिपॉजिट्स मैच्योर होंगे वो भी तुम्हें पे करने पड़े, वो भी तुम्हारे सारे जो भी डिपॉजिट्स मैच्योर्ड हुए रहेंगे, मैच्योर्ड मतलब इन शॉर्ट कि अभी खत्म हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई वो डिपॉजिट्स की, तुम्हें अभी रीपे करने हैं उसके पैसे, वो भी तुम्हें कंपलसरी रीपे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज होंगे एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज, वो भी एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज जो भी होंगे वो भी रीपे करने होंगे। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे कि ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ये भी रीपे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कंपलसरी तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें क्या करना है, डीवीआर इशू करना है। तो ये कंडीशंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अब इस कंडीशन को लेके एक चीज समझ लेना, एक जब भी तुम्हें देखना है कि क्या एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 विथ रूल्स, गूगल किया, सबसे पहला आएगा एमसीए का वेबसाइट। एमसीए के वेबसाइट पे जाना है, यहां पे देखो तुम्हें पूरा कंपनीज एक्ट मिलेगा, अपडेटेड लेटेस्ट पूरा कंपनीज एक्ट, लेटेस्ट कंपनीज रूल्स, इफेक्टिव डेट्स, कोई सर्कुलर आया है तो वो सारी चीजें मिलेंगी। अब ये जो डीवीआर के जो कंडीशंस है ये रूल्स में लिखे हैं, ये कहां लिखे हैं, ये कंपनीज एक्ट के रूल्स में लिखे हैं। अब मैं रूल्स ओपन कर देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मैंने क्या किया, मैंने पहले रूल्स ओपन किए, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रूल्स
मैं गई, उसके बाद मैंने मुझे पता था कि आईसीडीआर जो रूल्स है उसी में से मिलेगा, वही मिलेगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें धीरे धीरे जब सिलेबस कवर हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ मिलेंगे, तुम्हें कौन से रूल्स के बारे में अगर तुमको जानना है तो वो कहाँ मिलने वाला है, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप पता चलेगी जब तुम पूरा कंपनीज एक्ट एंड कैपिटल मार्केट सीख लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के ये कुछ तुम्हें क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो है ये कंडीशंस है। अब इस कंडीशन में अगर तुम यहाँ पे देखते हो, द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, इसको कट किया है। एंड यहाँ पे एक नया प्रोविजन लाया है जो तुम्हारे मॉड्यूल में अभी तक नहीं लिया गया। ये प्रोविजन मैंने नहीं समझाया, बाकी सारे प्रोविजंस जो है मैंने सिखा दिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमने क्या करना है, बीइंग अ स्टूडेंट हम क्या करें, ये जो अमेंडेड चीजें हैं वो लिखनी है या जो मॉड्यूल में लिखा है। तो जब एक्ट चेंज होता है तब कंपलसरी इंस्टीट्यूट वो एक्ट मॉड्यूल में लेके ही आते हैं, मतलब जो भी एक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं वो कंपलसरी लेके आता है जो भी इंस्टीट्यूट, जो जब भी मॉड्यूल बनाता है तब वो इंस्टीट्यूट लेके ही आता है। बट जब रूल्स चेंज होते हैं तब कभी कभी इंस्टीट्यूट वो रूल्स इंक्लूड करता है, नहीं करता, वो उसकी मर्जी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पे मॉड्यूल में अभी तक ये जो रूल है ये इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ यहां तक ये वाला जो रूल है ये रखा है एंड जो बचे हुए जो मैंने तुम्हें समझाए। अब जब तुम्हारा अटेम्प्ट जब आएगा दिसंबर का, अगर उस टाइम तक ये रूल बुक्स में इंक्लूड किया, मॉड्यूल में इंक्लूड किया तो ही हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में मैं तुमको इंफॉर्मेशन दूंगी एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अभी के लिए तुमने दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि मैम इसके रूल्स में ऐसा लिखा है, आपने ऐसे सिखाया, फिर ऐसा क्यों। सारी अमेंडमेंट्स तुम्हारे अटेम्प्ट तक के जो भी होंगे वो तुम तक पहुंच जाएंगे। अभी जो मैंने सिखाया है वो एग्जैक्टली सेम वही है जो मॉड्यूल्स में है, हमारे मॉड्यूल्स तक का जो होगा वो सिखाया जाएगा। रूल्स जैसे मॉड्यूल्स में चेंज हो जाएंगे आई विल इंटीमेट यू एंड उसके बाद तुम वो चीजें एग्जाम में लिखोगे। तब तक कुछ नहीं करना है, मन मर्जी नहीं करनी है, जो मॉड्यूल ने बोला है, जो आईसीएसआई ने बोला है वही हमें करना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है, कैसे देखना है वो भी मुझे तुमको बताना था। कभी भी देखना होगा तो इस तरीके से करना, एमसीए के वेबसाइट पे आके तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये लिखना है इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, मतलब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एंड विथ डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड उसके कंडीशंस, ये चीजें तुम्हें लिखनी है। पहले इतना लिख दो, फिर उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। ठीक है,
आई होप यू आर डन. यस. सो इसके बाद देखो हमने पूरा इक्विटी शेयर्स के बारे में सब कुछ देख लिया. इंस्ट्रूमेंट में हमने सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट देखा है. अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली क्या सच में ऐसा है क्या. प्रैक्टिकली समझते हैं क्या सच में ऐसा कभी हुआ है क्या. डीवीआर किसी ने इशू किया है क्या, ये प्रैक्टिकली देखते हैं. देखो इशू ऑफ डीवीआर बाय टाटा मोटर्स. एक्चुअल में डीवीआर जो आया था कंसेप्ट वो 2000 में आया था. एंड 2000 के बाद जो है इट टुक ऑलमोस्ट 8 years फॉर टाटा मोटर्स ऑल्सो. 2008 में टाटा मोटर्स ने पहली बार डीवीआर इशू किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम टू इशू डीवीआर इन इंडिया वाज टाटा मोटर्स. टू फंड, किस चीज के लिए किया था, टू फंड जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन. किस चीज के लिए किया था, जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन के लिए किया था इन नवंबर 2008. एंड उन्होंने 6.4 करोड़ के डीवीआर इशू किए थे. एंड वो उसका प्राइस कितना था 305 एज अगेंस्ट ऑर्डिनरी शेयर्स का कितना प्राइस था 340. तो मैंने जैसे कहा प्राइस हमेशा ऑर्डिनरी शेयर्स से कम ही होगा. एंड उसके बाद ordinary shares for the ordinary shares and offered higher dividend on these shares. डिविडेंड ज्यादा, प्राइस कम. एंड दीज शेयर्स हैज 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स. इतने शेयर्स होने के बाद भी वोटिंग राइट्स कितना है, सिर्फ 1/10. यानी कि बचा हुआ पूरा राइट्स किसके पास होगा, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. इनके बाद और कौन थे डीवीआर उनके बाद इशू किया है, पेंटालून्स ने भी इशू किया था डीवीआर इन फरवरी 2019. उसके साथ साथ और भी कंपनीज थे जिन्होंने डीवीआर इशू किया है. देखो यहाँ पे गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड, जैन इरिगेशन, बट बहुत ही भले ही ये 4-5 कंपनीज थी जिन्होंने डीवीआर इशू किया इन 2008-9, बट ये बहुत ही लिमिटेड कंपनीज है. मतलब हार्डली कुछ एग्जांपल्स है जो डीवीआर जिन्होंने इशू किया है. अदरवाइज बाकी सारे जो शेयर कंपनीज होती है वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जो होती है वो इशू करते हैं. तो कौन से नाम याद रखोगे तुम, गुजरात का एनआरई कोक, उन्होंने सितंबर 2009 में किया था. टाटा मोटर्स तो भूलना ही नहीं है तुम्हें, टाटा मोटर्स ने किया था 2008 में. एंड उसके बाद पेंटालून्स ने किया था 2009 में. ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली एक्चुअली होता है या नहीं होता है, ये बस मैंने बताने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल्स दिए जिन्होंने एक्चुअल में डीवीआर इशू किया है. ठीक है, तो इसी के साथ देखो हमने आज जो है सिर्फ इक्विटी शेयर्स को खत्म किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले बचे हुए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव्स है. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.